हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज हम बात करेंगे 19 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ये जो सेशन है वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन तीनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर काफ़ी डीप एनालिसिस करेंगे करंट अफेयर्स का। आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्या है इसका आंसर। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो किन दो नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो आपको बताना है द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स। तो वो कौन सी दो नदियां हैं जो सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं? पीएम नरेंद्र मोदी was conferred with the Royal Order of the Polar Star, the highest honor of which country? अभी रिसेंट में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनको किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? तो अभी रिसेंट में जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये अलग अलग देशों की यात्रा पर गए हैं। तो स्वीडन का जो सर्वोच्च सम्मान है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये इनको यहाँ पर दिया गया और यह एक ऐतिहासिक पुरस्कार जो इनको मिला है। तो ये पहले एशियाई जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर बन चुके हैं और इनको लगातार नंबर्स मिल रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सम्मान होते हैं उसमें। तो अलग अलग जो मौके हैं जिस पर नेशन वाइड जिस जिस देश में यात्रा करने जाते हैं वहाँ पर इनको उस देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो होता है वो भी यहाँ पर दिया जाता है। और इस मौके पर जब इनकी जो स्वीडन की यात्रा है तो उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की 1926 की जो स्वीडन यात्रा है उसकी याद में लिखी उनकी कविताओं की कॉपियां भी तोहफे में यहाँ पर दी गई हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वीडन में जब ये गए तो भारत के कौन से जो एक महान व्यक्ति हैं उनकी लिखी हुई जो किताबें, कॉपियाँ जो हैं, उनकी कविताएं हैं वो इनको उसकी कॉपीज़ यहाँ पर दी गई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा इनको हाईएस्ट ऑर्डर मिला हुआ है? तो ये रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, जिसको हम बोलते हैं डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। तो ये स्वीडन का जो है किसी भी फॉरेन डेलीगेशन को दिया जाने वाला एक हाईएस्ट जो अवार्ड है वो यहाँ पर होता है। और अभी आपको बताएं कि ये पहले एशियन लीडर बन चुके हैं जिनको ये अलग अलग जो हिस्टोरिक जो डिस्टिंक्शन है वो यहाँ पर मिले हुए हैं। और नंबर्स काउंटिंग है क्योंकि ये इनको 31वां इंटरनेशनल ऑनर मिला है और बाकी और भी इनको मिल रहे हैं। तो ये फिगर कोई फिक्स नहीं है, इसके बाद हो सकता है कि 32nd कहीं और मिल जाए या फिर आगे इनको मिल जाए। ठीक है, तो ये है। और जो स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ही हिस्टोरिकल गिफ्ट जो सिंबॉलिक हैं वो दिए गए हैं, जिसमें रविंद्रनाथ, ये एक नॉवल जो भारत के लॉरेट थे, तो इनकी 100th एनिवर्सरी पर जो है इन्होंने जो विजिट किया तो उस पर बहुत सारे जो हैंड रिटन जो एपिग्राम्स हैं वो यहाँ पर इनको भेंट किए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्फर्स वॉन द फर्स्ट एवर पीजीए टूर चैंपियनशिप टाइटल इन मई 2026? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस गोल्फर ने अपना पहला पीजीए टूर जो चैंपियनशिप खिताब है यहाँ पर जीता है? तो ब्रिटिश मूल के जो गोल्फर हैं ऑरेन राय, तो इन्होंने जो है अपना पहला पीजीए टूर टाइटल जो है वो यहाँ पर जीता है। और इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में जो है एक राय जो है, इनका नाम पूरा है रॉय। तो इनका जन्म जो है इंग्लैंड में जो है ये जन्मे थे, लेकिन भारत और केन्या से जो है इनका काफ़ी पुराना रिश्ता यहाँ पर है और एक तरीके से जो है प्रवासी हैं। तो इनकी जो है एक अलग जो छवि है वो यहाँ पर दिखती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसको मिला ये 31 ईयर्स ब्रिटिश प्रोफेशनल गोल्फर आरोन रॉय को। ठीक है, ये पहली बार फर्स्ट एवर पीजीए टूर चैंपियनशिप टाइटल इनका है। तो इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। In which of the following laws has the Arunachal Pradesh cabinet recently approved new guidelines to make the inner line permit ILP system more stringent? तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है उन्होंने अभी किस कानून के तहत जो इनर लाइन परमिट है इसको और अधिक सख्त बनाने के लिए जो है गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है वहाँ पर जो लोगों का विरोध काफ़ी ज़्यादा था, तो जो जनजातियों की सुरक्षा के लिए एक नए ILP इनर लाइन परमिट जो है उसके इन्होंने नियम यहाँ पर जारी किए हैं, जिसके तहत जो है अब पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो डिजिटल होगी और इसमें आधार वेरिफिकेशन और QR कोड जैसी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो कानून है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और ये जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं
वो होती है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। इस नियम के तहत जो है ये जो इनर लाइन परमिट है ये आपका रेगुलेट होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इनर लाइन परमिट है अरुणाचल प्रदेश में वो किस रूल के किस लॉ के अंतर्गत रेगुलेट होता है, तो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो यहाँ के पेमा खांडू जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो इनकी कैबिनेट ने अभी अप्रूवल किया है इस नए गाइडलाइंस को। और जो अलग अलग शेड्यूल टाइप्स हैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूती के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग बैठक मिलाई गई थी, और जिसमें लगातार जो है एक संगठन के बाद जो है यहाँ पर कुछ निर्णय लिए गए। और जो रिवाइज्ड जो आईएलपी है अब ये पूरी तरीके से डिजिटल जो है वो यहाँ पर रहेगी, फुल्ली डिजिटल ईएलआईपी जो है इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब इसमें अलग अलग सुविधाएं हैं, क्यूआर वेरिफिकेशन है, आधार है, मेंट्री पुलिस वेरिफिकेशन है, स्पॉन्सर अकाउंटेबिलिटी है। तो अलग अलग चीज़ें जो है ये वर्क परमिट के लिए यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट में यहाँ से क्रिएट हो सकता है। और अगर किसी ने यहाँ पर वायलेशन किया तो 2 साल तक का जो यहाँ पर पनिशेबल जो पेनल्टीज़ हैं वो यहाँ पर हैं। तो नियम जो है वो काफ़ी सख्त यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कैबिनेट ने जो पेपर लीक है इसको रोकने के लिए जो इनकी सार्वजनिक परीक्षा है 2026 को, इसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है। और अलग अलग जो कॉन्वाय हैं नेताओं के, तो उसमें 50% रिडक्शन है। 1 ईयर बैन ऑन फॉरेन ट्रेवल जो है फॉर द ऑफिशियल्स। तो मतलब ये है कि बड़े कदम यहाँ पर उठाएं कि जो अधिकारी हैं उनके विदेशी यात्रा पर जो है 1 साल तक के जो है उनको रोक लगाने की ऐसी कड़ी सख्ती यहाँ पर फॉलो की जा रही है। राजस्थान सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का प्रशासनिक और वित्तीय जो खाका है, जो लेआउट है, उसको यहाँ पर मंजूरी दी है। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सैंक्शन व्हाट अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल लेआउट टू प्रमोट पल्स एंड ऑयल सीड क्रॉप अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। तो अभी जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने कहा है कि किसानों की मदद करने के लिए 135 करोड़ की जो राष्ट्रीय खाद्य तेल और दलहन जो योजना है इसको यहाँ पर मंजूरी दी है। तो ये अमाउंट सैंक्शंस आपसे पूछा जा सकता है कि कितना है। तो ये राजस्थान की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड एंड पल्सेस स्कीम है तो इसके तहत जो है वो 135 करोड़ का अमाउंट जो है वो यहाँ पर सैंक्शन किया है। थोड़ा सा इसके अंदर हम और बारीकी जान लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है इन्होंने ऑफिशियली सैंक्शन कर दिया है कि एक जो फाइनेंशियल लेआउट है 135 करोड़ का, ये जो मिशन है वो इसके अंतर्गत हुआ है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड एंड पल्सेस स्कीम, इस स्कीम के तहत। तो जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं इस राज्य के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, तो इन्होंने अभी इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ये बातें कही कि वेलफेयर इंटरवेंशन हुआ है और जो अलग अलग क्रॉपिंग साइकिल्स हैं तो इनसे पहले जो रेगिस्तान राज्य के लगभग 2.6 लाख किसान हैं उन तक लगातार जो है सीधी लाभ यहाँ पर पहुँचने की जो इन्होंने पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पर तैयार किया है। तो इसमें जो शामिल की जानी फली फसलें हैं तो उसमें इन्होंने मूंग, उड़द और अरहर जो है, और इसी के साथ में जो सोयाबीन, सरसों और कैस्टर जिसको अरंडी का तेल बोलते हैं, तो इस प्रकार की जो ऑयल सीड वेरिएंट हैं इनको यहाँ पर शामिल किया है। और जो अलग अलग आपने देखा कि लैब टू फील्ड की बात की जाती है तो उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है उसको कम करने के लिए जो राज्य प्रशासन के कृषि ब्लॉक होते हैं उसमें 70,000 जो क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन जो है उनको यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा कदम यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। Which institutions Taxmin Foundation recently signed an MOU with the South Africa's University of Pretoria for critical minerals रिसर्च। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि क्रिटिकल मिनरल अनुसंधान के लिए हाल ही में किस संस्थान के टैक्समैन फाउंडेशन ने दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया विश्वविद्यालय के साथ में समझौता जो है वो यहाँ पर किया है। तो जो IIT ISM धनबाद है तो इसके जो टैक्समैन फाउंडेशन है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जो यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द प्रिटोरिया, इसके साथ में यहाँ पर एक समझौता किया है। तो अगर आपसे पूछा है तो यह ISM धनबाद। ओके, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अभी एक क्रिटिकल मिनरल्स रिसर्च पार्टनरशिप की है। तो इसमें ISM धनबाद का नाम जो है वो यहाँ पर इस जो ये समझौता हुआ है तो इसमें यहाँ पर शामिल किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ISM धनबाद। ठीक है, तो इसका जो टैक्समैन फाउंडेशन है
तो इसके साथ में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ द प्रिटोरिया के साथ में एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो बायलेटरल रोड मैप है, तो इसमें क्रिटिकल मिनरल्स और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, तो इनके रिसाइकलिंग और जो इनकी निकालने की जो प्रक्रिया, एक्सट्रैक्शन और जो प्रोसेसिंग है, इसके लिए जो है तकनीकी जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है उसको विस्तृत उसको इस्टेब्लिश करना और उस पर फोकस करना, डेवलप करना, उस पर यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो जो टेक्निकल डायमेंशंस हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं। जो एनर्जी ट्रांजैक्शन से जो जुड़े हाई प्रायोरिटी एनर्जी ट्रांजैक्शन एलिमेंट है वो भी इसमें शामिल है, जिसमें लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर और जो अलग अलग तरीके की विशेष बैटरियाँ हैं उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। हाउ मच ग्रांट अमाउंट हैज़ द हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप ध्रुव स्पेस रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेवलप एन इंडिजिनियस सैटेलाइट प्लेटफॉर्म अंडर द प्रोजेक्ट गरुड़। तो आपसे कहा गया कि हैदराबाद का एक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस है, तो इसको प्रोजेक्ट गरुड़ बनाने के लिए जो है स्वदेशी उपग्रह प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से कितनी राशि का अनुदान जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये हैदराबाद का स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस, तो इसको जो है 500 किलोग्राम श्रेणी के जो स्वदेशी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है उनको विकसित करने के लिए गवर्नमेंट फंड दे रही है। 105 करोड़ का फंड जो है वो इसके लिए ध्रुव के लिए मिलने वाला है। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है। तो आपसे पूछा है कि जो ध्रुव स्पेस है ये कहाँ का है, तो ये हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है। 105 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए मिलने वाले हैं, जिसमें रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड जो है ये एक तरीके से रहेगा। और प्रोजेक्ट जो गरुड़ है वो 500 किलोग्राम तक का जो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है उस मॉडल पर ये बेसिकली वर्क करेगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है FIFA has recently signed a $60 million agreement with which country for the broadcast rights of the 2026 वर्ल्ड कप। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि फीफा ने हाल ही में किस देश के साथ में 2026 विश्व कप के प्रसारण अधिकारियों के लिए जो $60 मिलियन के समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किस कंट्री के साथ में है। तो फीफा ने 2026 जो मेंस वर्ल्ड कप और अगले जो फीमेल का जो वर्ल्ड कप होगा उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए एक चाइना मीडिया ग्रुप है CMG के साथ में 60 मिलियन का जो समझौता यहाँ पर किया है। तो ये जो चाइना का जो एक है, तो इसके साथ में इन्होंने CMG चाइना मीडिया ग्रुप इसको बोलते हैं, तो उसके साथ में इनका एक जो है ये पैक्ट साइंड हुआ है। तो ये पहली बार होने वाले इस 48 टीमों के बड़े टूर्नामेंट में एशिया के कोने कोने तक पहुंचाने में ये जो डील है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगी। तो डील साइज जो है वो है $60 बिलियन और चाइना मीडिया ग्रुप CMG फॉर द अपकमिंग 2026 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, 2026 का मेंस और ये जो फीफा वुमेन्स है इन दोनों के राइट्स के लिए। ओके, According to the RBI May 2026 norms, which requirement has been removed for the fintechs to offer outward remittance services in tier up banks? तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि RBI के मई 2026 के जो नए नियम है उनके अनुसार जो फिनटेक कंपनियों को बैंकों के साथ में जो आउटवर्ड रेमिटेंस सेवा शुरू करने के लिए अब किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी RBI ने फिनटेक और NBFCs जैसी गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं इनके लिए विदेश पैसा भेजने जिसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस, तो इसके नियमों को अब आसान बना दिया है। अब इसको जो है वो AD कैटेगरी 1 में यहाँ पर डाला गया है, AD कैटेगरी 1 में। तो इसमें क्या हुआ कि बैंकों के साथ में जो साझेदारी हुई है तो RBI से पहले मंजूरी लेने की ज़रूरत अब नहीं होगी, तो ये जिम्मेदारी अब सीधी बैंकों की होगी। हालांकि जो कस्टमर्स हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग तरीके के सख्त नियम बनाए गए हैं, जैसे कि पूरी तरीके से जो फीस ली जा रही है उसको ट्रांसपेरेंट रखना, पैसा को जो किसी थर्ड पार्टी अकाउंट के बजाय सीजे जो मेन बेनिफिशरी है उसके अकाउंट में यहाँ पर डालना। तो ये सब चीज़ें जो की जा रही हैं ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होंगी। और RBI ने अभी जो है जल्द में ही जो ये फिनटेक प्लेटफॉर्म और जो NBFCs हैं इनके लिए जो क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड रेमिटेंस नॉर्म्स है इसको इन्होंने ज़्यादा थोड़ा आसान यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये अब कैटेगरी 1 बैंक्स में डायरेक्टली जो है वो इसको रख दिया गया है, तो इससे जो है थोड़ा सा ज़्यादा आसानी रहेंगी और जो कंप्लेंस बर्डन है उस पर भी जो है इनका पूरा फोकस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग अलग अलग आपने देखा नॉर्म्स है इनके लिए जो है वो पूरी तरीके से जो है जवाबदेह जो है वो इन्होंने रखा है बैंकों के लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। According to the Niti Ayog's May 2026 report, Ease of Doing Research and Development in India, India needs to increase its R&D investment from 0.64% of GDP to at least what percentage in the next 4 to 5 ईयर्स। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नीति आयोग हैं इन्होंने भारत में जो रिसर्च और डेवलपमेंट R&D है इसको बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी इन्होंने की है। तो इस में ये कहा गया कि जो R&D की खर्च है इसको GDP के 0.64 से बढ़ाकर अगले 4-5 सालों में 2% जो है वो करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि चीन और अमेरिका जो है वो आपने देखा कि दक्षिण कोरिया ऐसे जो देश हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा खर्च यहाँ पर करते हैं। तो रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया कि भारत में जो रिसर्च है उसके लिए ज़्यादातर सरकारी पैसे के ऊपर ही जो है डिपेंडेंसी रहती है, जबकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें देखोगे तो वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी भागीदारी जो है वो वहाँ पर ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो भारत भी यही चाह रहा है कि जो विकसित देश हैं इनकी तरह यहाँ भी जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, इसकी भागीदारी को यहाँ पर बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उसी सिलसिले में जो है ये चीज़ यहाँ पर की जा रही है, एटलीस्ट 2% ऑफ द GDP ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये डेडलाइन यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट है। चाइना में देखोगे तो 2.4% है, US में 3.5% है और साउथ कोरिया में 4.9% है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर जो है किया जा रहा है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल फ्लो है आपने देखा अलग अलग, तो सरकारी फंडिंग पर जो है ओवर ब्लेमिंग जो डिपेंडेंस है वो है यहाँ पर। और R&D की अगर हम बात की जाए तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी हिस्सेदारी जो है वो 36 से 41% है। जो एडवांस्ड इनोवेशन इकोनॉमीज़ में जो है वो आप देखेंगे 70% निजी जो प्राइवेट फंडिंग फ्रेमवर्क है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में, तो इस चीज़ को जो है वो आगे लगभग बढ़ाया जाएगा। हाल ही में एंथ्रोपिक और गेट्स फाउंडेशन ने जो वैश्विक स्वास्थ्य एवं शिक्षा में AI उपकरणों के विकास के लिए कितने डॉलर की जो है यहाँ पर साझेदारी की घोषणा की है। तो रिसेंटली एंथ्रोपिक एंड गेट्स फाउंडेशन है, तो इन्होंने अनाउंस किया है पार्टनरशिप फॉर द डेवलपिंग AI टूल्स इन ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन विद अ फाइनेंशियल आउटले। तो कितना यहाँ पर अमाउंट जो है उसकी बात कही जा रही है। तो जो AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक और गेट्स फाउंडेशन है इन्होंने मिलकर $200 मिलियन करीब जो है 1900 करोड़ रुपए की राशि होती है, तो 4 साल का जो है पैक्ट यहाँ पर साइन किया गया है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो क्लाउड AI मॉडल है इसकी मदद से भारत और अन्य देशों के लिए जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर ये प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये जो फेज़ है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर काम करेगा। आप देखेंगे कि जो ग्लोबल हेल्थ है उसको यहाँ पर शामिल करा गया है, जैसे कि गंभीर बीमारियों की दवाएं और टीकाएं जो हैं इनका रिसर्च यहाँ पर प्रॉपर होना, और जो एजुकेशन है जो स्कूली बच्चों की पढ़ाई है इसको बेहतर बनाना, और जो एग्रीकल्चर में जो छोटे किसान हैं इनकी स्थानीय भाषा में जो मौसम और जो फसलों से सटीक जानकारी वो इसको यहाँ पर प्रोवाइड करना। तो ये कितना अमाउंट आउटले वो इम्पॉर्टेंट है और किसके लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, The Greater Hyderabad Municipal Corporation GHMC has recently signed an MOU with which institution to establish a next generation water surveillance and early warning system। तो अभी जो हैदराबाद नगर निगम है GHMC इन्होंने IIT खड़गपुर और एम्स न्यू दिल्ली तो इनके साथ मिलकर जो है वो 2026 के लिए बेसिकली इनका एक रोड मैप है, और ये एक वाटर जो एडवांस वाटर सर्विलेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसको ये यहाँ पर बना रहे हैं। तो इस सिस्टम में क्या होगा कि जो AI और जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इसकी ये मदद से पानी में मौजूद जो बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स और जो पोल्यूशन है उसको बहुत ही मतलब माइनर लेवल पर ये जो है तुरंत पहचान लेगा। और इसके तहत जो है हैदराबाद में एक नई जो है इकाई बनाई जाएगी जो पानी की खराबी पर तुरंत रियल टाइम अलर्ट देगी, और पहले साल में 25,000 से ज़्यादा सैंपल जो हैं उनकी जांच यहाँ पर की जा रही है। तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगा बढ़िया मौका है कि ये जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन्होंने जो IIT खड़गपुर और एम्स के साथ मिलकर जो है एक MOU यहाँ पर साइन
किया है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। तो अगली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको एक तरीके से जो वाटर सर्विलेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम इसके लिए डेवलप करना, और 2026 की जो तीसरी जो क्वार्टर होगा, तीसरी तिमाही होगी, उसमें इसको लॉन्च यहाँ पर किया जाना है। और ये एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू को दिखाती है। और ये देखा जाएगा कि इसमें जो पानी के अलग अलग वाटर सैंपल्स हैं, इसके पूरे ऑप्टिकल सिग्नेचर्स का जो है वैल्यूएशन करना, इसके लिए एआई के साथ जो है नॉन थर्मल प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। Which edition of the annual OT Flower Show commenced in May 2026? तो आपसे कहा गया है कि मई 2026 में ऊटी नीलगिरी में आयोजित एक वार्षिक फूल जो शो होता है, इसका कौन सा जो संस्करण है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। तो ऊटी के एक सरकारी वनस्पति उद्यान में 128वां 128th जो वार्षिक फ्लावर शो है ये शुरू हो गया है। और अभी इसका जो उद्घाटन है वो यहाँ के एक विधायक हैं एम भोजराजन, इन्होंने यहाँ पर किया। और इस बार की जो थीम है वो तमिल संस्कृति जो है और जो वहाँ की विरासत है उसके ऊपर जो है बेस्ड है। तो आपसे पूछा है जो थीमेटिक आर्किटेक्चर है वो है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द तमिल हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपसे पूछा सकता है। और जो एमएलए हैं एम भोजराजन न्यूली इलेक्टेड, तो उन्होंने जो है इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है। और ये 128th एनुअल फ्लावर शो है, ऑफिशियली जो है कहाँ पर हुआ है, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन जीबीजी इन उदगाड़मंडलम ऊटी में, ठीक है। ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु है वहाँ पर, ओके। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। Prime Minister Narendra Modi was conferred with the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of the Merit, the highest civilian honor of the which of the following कंट्री। तो आपसे कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को देखो स्वीडन में गए, वहाँ पर भी मिला, और अब जो है यहाँ पर भी इनको मिला है। तो नॉर्वे का जो ग्रांड क्रॉस ऑफ द रियल जो नॉर्वेजियन ऑर्डर होता है ये यहाँ पर मिला हुआ है नॉर्वे का, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इनको ग्रांड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन जो ऑर्डर ऑफ द मेरिट है इससे इनको जो है सम्मानित किया गया है। और ये एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी होती है दो कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें ये रहता है कि भाई इनको हम अपना सबसे बेस्ट जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो हम यहाँ पर देंगे। तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये रॉयल जो नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट के जो हाईएस्ट ग्रेड है उसको यहाँ पर ये दर्शाता है। और ओस्लो के जो रॉयल पैलेस में एक हाई प्रोफाइल एक इनकी इन्वेस्टियोर जो सेरेमनी है वो यहाँ पर हुई। और जो मैजेस्टिक किंग हाल्ड 5 हैं तो इनके द्वारा जो है इनको दिया गया रॉयल पैलेस ओस्लो में, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है किन के द्वारा यहाँ पर दिया गया, तो ये हाल्ड जो 5th हैं तो ये मैजेस्टिक किंग है, इनके द्वारा जो है इनको प्रेजेंट यहाँ पर किया गया। और ये जो मोदी जी का ऑनर है ये अभी आप देखिएगा नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कभी आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर्स मैटर नहीं करते, क्योंकि अभी जिस जिस की यात्रा पर बचे खुचे जाएंगे ना वहाँ के भी इनको अवार्ड मिलते हैं। ऑलमोस्ट हर कंट्री ने जो है इनको जहाँ जहाँ ये ट्रैवल करने गए वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में जो रवि पंडित हैं इनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आपको बताना है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी के सह संस्थापक और जो है अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जब कोई एक टॉप लेवल पर कोई डेलीगेशन रहा हो तो उनकी बात यहाँ पर की जाती है। तो ये KPIMT टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके चेयरमैन और सह संस्थापक रहे हैं रवि पंडित। तो इनका 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ में ये एक भारतीय IT सेक्टर के एक बड़े नाम भी यहाँ पर रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा सकता है कि क्या था। तो रवि पंडित ये को-फाउंडर एंड चेयरमैन थे KPIT टेक्नोलॉजीज़ के, ठीक है। और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय द ट्रेनिंग पंडित वाज वाइडली रिगार्डेड एज अ पायनियर इन द इंडियन IT सेक्टर, ठीक है। तो भारत का जो IT सेक्टर उसमें इनका एक बड़ा नाम भी यहाँ पर था। विच इंडियन इंडस्ट्रियल conglomerate has the global ride-hailing platform Uber recently announced a strategic partnership with to establish its first ever data center in
इंडिया। तो अभी जो यूबर टेक्नोलॉजीज है, इन्होंने भारत में अपना पहला लोकल डेटा सेंटर बनाने के लिए एक ग्रुप है उसके साथ में यहाँ पर साझेदारी की है। तो उस ग्रुप का नाम है अडानी कॉनेक्स, ठीक है। तो अडानी ग्रुप के साथ में यहाँ पर साझेदारी हुई है। तो उबेर ने पार्टनरशिप की है अडानी ग्रुप के साथ में, जिसमें ये भारत का पहला डेटा सेंटर यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो इसके तहत जो है अडानी ग्रुप 5000 करोड़ से अधिक का निवेश जो है इसके साथ 100 मेगावाट की एक बड़ा डेटा सेंटर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला है। तो अडानी के साथ में समझौता किसका हुआ? यूबर टेक्नोलॉजी का, जिसमें ये फर्स्ट लोकलाइज डेटा सेंटर भारत में बना रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अडानी कॉनेक्स, ठीक है, ये अडानी ग्रुप का एक स्पेशलाइज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉइंट वेंचर यहाँ पर है। तो इसमें 100 मेगावाट जो हाइपर स्केल फैसिलिटी है इसको यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें 5000 करोड़ का जो अडानी इसका कमिटमेंट है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और आई होप आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगे होंगे। और इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? विच कंट्री हॉज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? विच इंडियन रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? ठीक है, ये आप बताएगा। एंड इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। तो मुझे फटाफट ये क्वेश्चन ऑफ द डे बताएगा। एंड विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग ऑल द मेटल्स? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो मेटल होता है जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट से मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को जब आप हीट दे रहे हो तो कितने डिग्री सी पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने लास्ट वाला आपके लिए 5th रखा है। और प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसके आंसर काफ़ी सही आप लोगों ने दिए। जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, ठीक है। और इसके साथ में विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द नोबेल पीस प्राइज? जो नॉर्वेन नोबेल कमेटी है वो यहाँ पर देती है। और आपसे पूछा गया है कि जो दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और जो हाईएस्ट डैम है वो है टेहरी डैम, ठीक है। और विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। देखो सिलिकॉन वैली, जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को क्यों कहते हैं? कि जो पूरा का पूरा आईटी हब है वो बेंगलुरु में है। और आप देखेंगे कोई भी स्टार्टअप जब कभी ओपन होता है तो सबसे पहले जो उसकी शुरुआत होती है वो बेंगलुरु से ही होती है, क्योंकि बेंगलुरु एक तरीके से बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला जो है वो यहाँ पर सिटी है, ठीक है। आगे हम फिर मिलेंगे। और जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में डेली, वीकली, मंथली सब मिल जाएंगे। प्रीवियस पीडीएफ वो भी अवेलेबल है। और कोई डाउट है तो आप लोग हमें करंट अफेयर्स फंडा का जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या 8448169188 इस पर आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दें। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट वेरी सून गाइस।